चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। देखो, कल हमने इस चैप्टर के रिलेटेड थियरी समझी थी कि पार्टनरशिप बिजनेस किसे कहते हैं, वो हमने समझा था। उसके साथ साथ समझा था उसके कैरेक्टरिस्टिक, पार्टनरशिप की डीड मतलब एग्रीमेंट के बारे में हमने समझा था, और उसमें कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे। और आज कल जो हमने थियरी समझी थी ना, उसके रिलेटेड थोड़े से सम्स देखने हैं। अब अगर एग्जाम की बात करें ना, बोर्ड एग्जाम की बात करें, तो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से सिर्फ आपके शॉर्ट सम्स आते हैं, सिर्फ 3 मार्क के सम्स आते हैं, और इस चैप्टर में से और कुछ भी नहीं पूछा जाता। हाँ, एमसीक्यू 1 मार्क वो थियरी में अलग, बाकी सम्स में से सिर्फ 3 मार्क का सम आता है। और वो सम भी कौन से? तो आपके टेक्स्ट बुक में देखो, टेक्स्ट बुक में फाइनल एक्सरसाइज है, फाइनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है। उस क्वेश्चन नंबर 3 में जो 11 क्वेश्चंस है ना, बस उन 11 क्वेश्चंस में से ही पूछा जाता है और कुछ भी नहीं पूछा जाता। एग्जाम में से सिर्फ ये 11 शॉर्ट सम्स आते हैं और इसके रिलेटेड एज इट इज 11 इलस्ट्रेशंस आते हैं। वो सेम इलस्ट्रेशन है, सिर्फ उसमें नंबर चेंज है, बाकी मेथड वही, थियरी वही। तो इस चैप्टर में से अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करो ना, तो वो प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ ये 11 सम्स की करना, ये 11 सम्स और उसके 11 इलस्ट्रेशंस। और आज हम लोग वही सम शुरू करें कि जिनमें हर एक सम में आपके अलग अलग टॉपिक्स हैं। जो 11 सम हैं उसमें 11 अलग अलग टॉपिक्स हैं, इसीलिए हर एक टॉपिक अच्छी तरह से समझना। अब देखो, जैसे फाइनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करें। आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो, उसमें देखो पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, क्या पार्टनर विड्रॉ आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम द फॉर्म। At the end of the year, total annual drawing is 12,000. 12% per annum interest is chargeable on drawings. Determine the amount of interest on drawing of the year. यहाँ पर जो आपका पहला सम दिया हुआ है, वो पहला सम किसके बारे में है? तो वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट, उसके बारे में आपका पहला क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग मतलब क्या, वो तो आपको पता है ना, कि जब कोई पार्टनर जो है वो अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर कुछ चीज़ें लेके जाता हो, तो वो उसकी ड्राइंग कहलाती है। और उस ड्राइंग के ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर वो घर पे लेके जा रहा है तो उसका ब्याज तो फिर बिजनेस को देना पड़ेगा ना, उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट काउंट करना पड़ता है। और ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट काउंट करना हो ना, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आती है? ड्राइंग इंटरेस्ट काउंट करने की फॉर्मूला आती है आई इक्वल टू, आई मीन्स इंटरेस्ट, आई इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100। क्या फॉर्मूला आती है? आई इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100। वही पुरानी फॉर्मूला है ना, ये तो सिंपल इंटरेस्ट काउंट करने की फॉर्मूला है, और इसमें भी वैसे ही इंटरेस्ट काउंट करना है, पी आर एन अपॉन 100। तो जिसमें पी पर, पी पे क्या लिखते हैं? तो पी पे लिखते हैं प्रिंसिपल मीन्स अमाउंट। लेकिन यहाँ पर जब अमाउंट लिखते हैं ना, तो इसमें लिखते हैं अमाउंट ऑफ ईच मंथ। पी पे क्या लिखा जाता है? अमाउंट ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने की ड्राइंग। यहाँ पे शायद आपको क्वेश्चन में जो है वो पूरे साल की ड्राइंग दी गई हो, तो एक महीने की ड्राइंग कितनी है, पी पे वही लिखना है। अगर क्वेश्चन में एक महीने की ड्राइंग दी गई है तो इनफ है, तो फिर कुछ चेंजेस नहीं। लेकिन अगर पूरे साल की ड्राइंग दी गई हो ना, तो पी पे पूरे साल की ड्राइंग नहीं लिखनी है, एक महीने की ड्राइंग कितनी है वो लिखनी है। जैसे आपके इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल एनुअल ड्राइंग इज 12,000, पूरे साल की ड्राइंग 12,000 है, तो पूरे साल के 12,000, तो एक महीने के कितने हुए? तो एक महीने के 1,000 रुपए हुए। सही बात है ना? तो पी पे लिखते हैं अमाउंट ऑफ ईच मंथ, ये याद रखना। आर पे, तो आर पे क्या लिखना है? आर पे लिखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर पे तो वही लिखा जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, भाई कितने परसेंटेज इंटरेस्ट देना है। जैसे इस क्वेश्चन में है 12%, तो आर पे तो वही लिखा जाता है। और एन पे, तो एन पे लिखा जाता है नंबर ऑफ टाइम। मैं यहाँ पे टाइम लिख रहा हूँ, क्योंकि टाइम मतलब कि भाई भले मंथ हो, ईयर हो या कुछ भी। और इस क्वेश्चन में जो आपको ध्यान देना है ना, तो वो इस एन का ही ध्यान देना, कि एन पे क्या लिखना है। और एन पे क्या लिखना है वो आपके क्वेश्चन में एक सेंटेंस मेंशन होगा, वो सेंटेंस खास देखना। कि जैसे आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि ड्राइंग
एट द फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ, ड्राइंग एट द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, या तो लिखा होगा एट द लास्ट डे या तो एंड डे ऑफ ईच मंथ। मतलब जो पार्टनर ड्राइंग कर रहा है ना, वो ड्राइंग कब कर रहा है? हर महीने के स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहा है, मतलब हर महीने के पहले दिन पे। भाई चलो, शॉप में जो भी सामान होगा उसे अपने घर पे तो यूज़ करना ही है, तो हर महीने की पहली तारीख को वो कुछ सामान अपने घर पे लेके जाता है। तो हर महीने की पहली तारीख को सामान लेके जाता है अपने घर पे, कि एट द एंड डे, मतलब कि हर महीने की आखिरी तारीख को लेके जाता है। ये चीज़ क्वेश्चन में ज़रूर मेंशन होगी इसमें, ड्राइंग इंटरेस्ट के लिए, इस सम के लिए। तो अगर हर महीने के फर्स्ट डे पे हो ना, लिखा हुआ ना फर्स्ट डे पे, तो n पे लिखा जाता है n इक्वल टू 78 डिवाइड बाई 12, 78 अपॉन 12, n पे ये लिखा जाता है। और अगर क्वेश्चन में ऐसा हो एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड डे पे, तो फिर n पे लिखा जाता है n इक्वल टू 66 अपॉन 12। बरोबर ना, ये फर्क है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये खास ध्यान देना। P पे हर मंथ की अमाउंट, R पे तो इंटरेस्ट होगा ही आपका, और N पे क्या है वो क्वेश्चन में देखना। अगर फर्स्ट डे या तो बिगनिंग दिया हुआ है एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, तो ये लिखना है 78 अपॉन 12। और अगर लास्ट डे या तो एंड डे ऑफ ईच मंथ दिया हुआ है तो 66 अपॉन 12। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों लिखा जाता है? तो एक थियरी समझे, ये जस्ट थियरी बता रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती लेकिन जस्ट बता रहा हूँ। देखो कि जब हर महीने ड्राइंग की जाती है ना, कि चलो साल के जो है वो 12 महीने हैं, 1 2 3 4, अगर मैं लिख दूँ कि भाई ईयर के ये 12 मंथ हुए, 8 9 10 11 एंड 12। अब ड्राइंग दी गई है कि फर्स्ट डे पे, हर महीने के फर्स्ट डे पे ड्राइंग कर रहा है और हर महीने के लास्ट डे पर ड्राइंग कर रहा है। अगर ऐसे हम लोग समझे, पहले फर्स्ट डे के बारे में समझे, कि अगर सपोज वो ड्राइंग कर रहा है हर महीने के स्टार्टिंग में। अब समझो पहले महीने के स्टार्टिंग में वो 1000 रुपए की ड्राइंग कर रहा है, तो इस 1000 रुपए पे वो पहले महीने पे ड्राइंग कर रहा है, इसका मतलब उसको इंटरेस्ट तो देना है साल के एंड में। उसको इंटरेस्ट कब देना होता है? हमेशा साल के एंड में देना होता है। मतलब जो पहले 1000 रुपए उसने लिए हैं ना, तो वो पूरे 12 महीने यूज करेगा, मतलब उस पर इंटरेस्ट लगेगा 12 महीनों का। फिर जो दूसरे महीने की पहली तारीख को वो 1000 रुपए लेगा, दूसरे महीने की पहली तारीख को, तो उसका इंटरेस्ट भी उसे साल के एंड में देना है। लेकिन जो दूसरे महीने के 1000 रुपए है ना, तो उस पर 12 महीने का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि एक महीना तो पहले खत्म हो गया ना। उसने दूसरे महीने की स्टार्टिंग में पहले दिन पे ड्राइंग किया है, तो इसका मतलब इस पे इंटरेस्ट लगेगा 11 महीने का। फिर तीसरे महीने पे जब वो 1000 रुपए का इंटरेस्ट लेगा, सॉरी ड्राइंग लेगा, जब वो 1000 रुपए की ड्राइंग लेगा, तो उस पर इंटरेस्ट पहले 2 महीने का नहीं लगेगा, बाकी के महीने का लगेगा। मतलब उस पर 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। सही बात है ना? ऐसे हर महीने वो 1000 रुपए ले रहा है, हर महीने वो 1000 रुपए लेगा, तो मतलब अगर चौथे महीने पे लेगा तो उस पर बाकी के 9 महीने का इंटरेस्ट होगा। पांचवें महीने पे लेगा तो बाकी के 8 महीने का इंटरेस्ट होगा। फिर 7 6 5 4 3 2, और अगर आखिरी महीने की फर्स्ट डे पर, पहली तारीख पर अगर वो ड्राइंग कर रहा है, तो आखिरी महीने में उस पर 1 महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा। सही बात है ना? तो इसका मतलब अगर इन सब का टोटल करें ना, तो इन सब का टोटल आ जाता है 78। कितना आता है? 78 आता है। और इसलिए इसमें लिखा जाता है जब फर्स्ट डे हो तो एन पे लिखा जाता है ये 78 डिवाइड बाई 12, टोटल 12 महीने होते हैं इसलिए डिवाइड बाई 12। और अगर लास्ट डे पे हो ना, समझो इसके हिसाब से, अगर लास्ट डे पे हो कि सपोज अगर पहले महीने की आखिरी तारीख पे ड्राइंग कर रहा है, तो अगर पहले महीने की आखिरी तारीख पे ड्राइंग कर रहा है तो उसका तो पहला महीना तो खत्म ही हो गया ना। सही बात है ना? पहला महीना तो खत्म हो गया, मतलब उस पर पहले महीने में जो पहले 1000 रुपए होंगे उस पर 11 महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि वो आखिरी तारीख पे ड्राइंग कर रहा है, तो वो पूरा महीना तो खत्म ही हो गया, उसका इंटरेस्ट थोड़ी लेंगे। सही बात है ना? तो उसमें पहले ही 11 महीने का इंटरेस्ट होगा। फिर सपोज अगर दूसरे महीने की आखिरी तारीख पे वो 1000 रुपए की ड्राइंग कर रहा है, तो उसे दूसरे महीने पे उस पर 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। फिर तीसरे में उसमें 9 महीने का, 8 7 6 5 4 3 2 1,
और अगर वो आखिरी महीने की आखिरी तारीख पे, लास्ट डे पे, लास्ट मंथ लास्ट डे पे अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो आखिरी दिन है तो उस पर उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं दिन। जैसे मार्च एंडिंग होती है ना, हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से, खत्म होता है 31 मार्च पे। तो जब मार्च एंडिंग होती है तो आखिरी दिन पे अगर उसने ड्राइंग की है तो एक दिन का इंटरेस्ट उस पर थोड़ी लगेगा, तो इसलिए उस पर आएगा 0 मंथ का इंटरेस्ट लास्ट में। और इसलिए इसमें सबका टोटल करें ना तो वो आ जाता है 66। तो इसलिए जब लास्ट डे या एंड डे दिया हुआ हो तो उस पर लिखा जाता है 66/12। ये पूरी थियरी सिर्फ समझने के लिए, ये सम में नहीं लिखना है। सम में खाली ये 3 चीजें याद रखो, PRN, इस पे क्या लिखना है खाली वही याद रखो। सही बात है ना, कि देखो P पे लिखना है हर महीने की अमाउंट, R पे लिखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंटेज है, और N पे क्वेश्चन पे देखना है फर्स्ट डे है या एंड डे है। तो अब इसके हिसाब से आप क्वेश्चन देखें ना, जैसे आपका ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें जो इंटरेस्ट फाइंड करना है तो उसमें सबसे पहले P पे अगर लिखे ना तो इसमें आपको एनुअल ड्राइंग दी गई है 12,000, पूरे साल के 12,000 दिए हुए हैं। तो एक महीने के कितने हुए, P पे तो एक महीने का लिखा जाता है, एक महीने के कितने हुए तो एक महीने के 1,000 रुपए। तो अब मैं यहाँ पे सम गिनूँ, यहाँ पर हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन है कि P पे लिखा जाएगा 12,000 डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12 ना, 12 महीने से डिवाइड करेंगे तो उसमें आ जाएगा 1,000 रुपीज़, ये P पर। R पे लिखा जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो 12% ही दिया हुआ है आपको, वो तो क्वेश्चन में 12% है, वो तो वही लिखना है। और N पे तो देखो इसमें ऊपर लिया हुआ है ना कि एट द एंड ऑफ द ईयर, नहीं, जो पहले दिया हुआ पहली लाइन में कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम द फर्म, कि वो हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है, तो हर महीने के एंड में मतलब एन पे क्या लिखना है 66/12, बराबर ना। मतलब यहाँ पर एन पे लिखा जाता है 66/12। अब उसके हिसाब से ड्राइंग कर लें, मतलब इंटरेस्ट फाइंड कर लें, I इक्वल टू PRN/100। तो P पे लिखा जाएगा ये 1,000, R पे लिखा जाएगा ये 12% और N पे लिखा जाएगा 66/12, और ये 100 तो है ही। अब जो कैलकुलेशन करें तो देखो 0 0 कट, ये 12 भी कट, तो 66 मल्टीप्लाई 10 तो 660 रुपीज़। मतलब उस पार्टनर को पूरे साल का ड्राइंग इंटरेस्ट वो कितना देना है, 660 रुपीज़ देना है। देखो सम इतना ही है, और ये सम आपको 3 मार्क में पूछा जाता है। सम इतना ही है लेकिन उसमें जो रूल्स है ना वो रूल्स याद रखना। और फिर से बोल रहा हूँ, हर सम में अलग अलग रूल्स होंगे, तो हर सम के ये रूल्स ध्यान रखना। अब जैसे ये पहला सम किया ना, अब वैसे ही आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, वो इलस्ट्रेशन आप सॉल्व करो, 100% आपसे हो जाएगा सॉल्व। सेम ही है, बस जो मैंने रूल बताया वो रूल ध्यान रखो। तो ये फर्स्ट सम और फर्स्ट इलस्ट्रेशन अच्छी तरह से देखो, तो उसके बाद मैं सेकंड सम शुरू करूँ। अब देखो कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3 का सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखें। उसमें ऐसा दिया हुआ है कि अमृता एंड दिव्या आर द पार्टनर ऑफ अ फर्म, देयर कैपिटल रेशियो इज 3:2। उनका कैपिटल रेशियो है। अब एक बात समझो कि ये रेशियो क्या, रेशियो मतलब ये कहलाता है कि भाई इसके हिसाब से हमें कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बांटनी है। आगे एक आएगा कैसे बांटते हैं वो हम लोग सीखेंगे। अगर कैपिटल रेशियो दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये कि इस बिजनेस का जो भी कैपिटल होगा ना वो कैपिटल इसके हिसाब से बांटना है 3:2 के हिसाब से। अगर ऐसा दिया हुआ होता है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, तो इसका मतलब जो भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस है ना उसको 3:2 के हिसाब से बांटना है। तो इसलिए हर सम में क्या दिया हुआ है वो खास ध्यान देना। अगर कैपिटल रेशियो दिया हुआ है मतलब कैपिटल को बांटना है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना है, और अगर कुछ भी ना दिया हुआ हो ना तो सब में इक्वली इक्वली बांट देते हैं, बराबर ना। कुछ ना दिया हुआ हो तो इक्वली बांट देते हैं सब चीज़ें। तो यहाँ पर कैपिटल रेशियो है 3:2। अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, एंड व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव बाय अमृता इफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 96,876, बराबर। तो अब यहाँ पर इस सब में जो टॉपिक है ना, तो वो टॉपिक हमारा कौन सा है, तो वो टॉपिक है हमारा कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के ऊपर हमें कमीशन फाइंड करनी है, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट।
इसका मतलब क्या, समझो एक एग्जांपल से कि भाई सपोज आपको कोई नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ होता है भाई, कितना भी दिया हुआ हो, उसके ऊपर से पहले कमीशन माइनस होती है, कमीशन जितनी भी हो वो कमीशन उसमें से माइनस होगी, फिर जो प्रॉफिट बचेगा ना, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, उसके बाद जो प्रॉफिट यहाँ पर बचेगा, उस प्रॉफिट को फिर सभी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट फिर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। समझ आ रही है बात? तो भाई यहाँ पर जैसे सपोज कि भाई अगर जो है वो 10,000 का हमारा प्रॉफिट है, कि 10,000 का प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से समझो कमीशन 1,000 रुपये, 10%, मतलब कि 1,000 रुपये कमीशन कट कर ली, तो बाकी के बचे 9,000 का प्रॉफिट, और वो 9,000 का प्रॉफिट फिर दोनों में बांट देते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कमीशन फाइंड करनी है ना, यहाँ पर आपके क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि भाई यहाँ जो कमीशन फाइंड करनी है ना, तो उसमें आपको क्वेश्चन में ये सेंटेंस दिया हुआ होगा कि भाई कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन, बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन, या तो फिर आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन और आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। यहाँ पर बिफोर और आफ्टर ये वर्ड्स आपको दिए गए होंगे जो खास ध्यान देने हैं, कि इसका मतलब क्या, कि देखो जैसे कि नेट प्रॉफिट होगा, ये नेट प्रॉफिट है, कि सपोज नेट प्रॉफिट 10,000 है, बराबर, नेट प्रॉफिट चलो 10,000 है, और उसमें दिया हुआ है बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन, कमीशन कट करने से पहले ही जो प्रॉफिट है ना, ये कमीशन कट करना मतलब ये कमीशन माइनस करना, कमीशन माइनस करने से पहले जो प्रॉफिट है ना, उस प्रॉफिट पे 10% गिनना है। चलो कमीशन गिननी है अगर 10% दिए हुए हो, तो भाई बिफोर का मतलब ये कि कमीशन माइनस करने से पहले जो प्रॉफिट है उसके 10% गिनने हैं। तो इसके 10% तो हम लोग गिन सकते हैं ना, बराबर ना, नॉर्मली हम लोग गिन सकते हैं कि भाई इसके 10% कैलकुलेटर से भी हो जाता है कि भाई इसके 1,000 रुपये हुए। लेकिन अगर ऐसा दिया हुआ हो कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, मतलब ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से कमीशन माइनस की, कितनी कमीशन नहीं पता है, जो कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है ना, उस प्रॉफिट पे 10% कमीशन गिननी है, उसे कहते हैं आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, बराबर, मतलब कमीशन माइनस करो, उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 10% गिननी है। तो अब इसके ऊपर 10% कैसे मिलेगी, जब कमीशन ही नहीं पता है हमें कि भाई कितने परसेंटेज की कमीशन है, वही नहीं पता है, तो वो माइनस करके इसके 10% हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? हो सकता है ऐसा? नहीं ना। तो यहाँ पर यही चीज़ ध्यान देना है, वो समझना कि अगर क्वेश्चन में बिफोर दिया हुआ है तो सीधे, अगर बिफोर दिया हुआ है 10,000 के 10% गिनने हैं बिफोर में, तो सीधा गिन लेते हैं 10,000 मल्टीप्लाई 10/100, बराबर, 10/100 सीधा ही गिन लेंगे। लेकिन अगर आफ्टर दिया हुआ है ना, तो आफ्टर में ये चीज़ ध्यान देना कि कमीशन कट करने के बाद जितना प्रॉफिट बचेगा उसके 10% हमें गिनने हैं। तो कमीशन कितनी कट की है वही हमें नहीं पता है, तो उसके बाद वाले प्रॉफिट पे कैसे 10% गिनेंगे, ये मिलेगा ही नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पर मेथड ऐसे चेंज करते हैं कि इसके लिए हम लोग लिखते हैं 10,000 मल्टीप्लाई 10% है ना, तो 10, और अपॉन में लिखते हैं 110, 100 नहीं, अपॉन में लिखते हैं 110, 100 नहीं। जब आफ्टर हो ना, तो आफ्टर में यहाँ अपॉन में लिखा जाता है भाई जितने परसेंटेज हो ना, वो 100 प्लस उतने परसेंटेज, मतलब अगर काउंट करना हो हमें 8% कमीशन, आफ्टर में दिया हुआ हो कि 8% कमीशन, तो उसमें लिखा जाता है कि 10,000 मल्टीप्लाई 8/108, नीचे 100 में उतना प्लस कर देंगे। अगर लिखा हो 15% कमीशन गिननी है आफ्टर में, तो उसे लिखते हैं 10,000 मल्टीप्लाई 15/115, बराबर ना, 100 प्लस परसेंटेज। अगर बिफोर में हो तो बिफोर में कोई चेंजेस नहीं, बिफोर में तो चलो अपॉन में 100 ही लिखेंगे सब में, ऊपर जितने परसेंटेज हो अपॉन 100, मतलब 8% हो तो 8/100, 15 हो तो 15/100 बिफोर में। लेकिन अगर आफ्टर में हो
कि भाई कमीशन कट करने के बाद, क्योंकि वो प्रॉफिट पता ही नहीं होता हमें कि भाई किसके 10% निकाले, इसलिए उसमें नीचे अपॉन में 100+% लिखते हैं। बराबर। पूरी थियरी में सिर्फ इतना बात, शॉर्ट सम है तो शॉर्ट में खाली ध्यान रखो, अगर बिफोर दिया हुआ है तो सीधे परसेंटेज काउंट करने जैसे काउंट करते हैं, लेकिन अगर आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन दिया हुआ है तो उसमें काउंट करते हैं जितने भी नंबर हो, जो भी नंबर हो उसको मल्टीप्लाई परसेंटेज और अपॉन में उसका 100 में प्लस। 8 हो तो अपॉन में 108, 15 हो तो अपॉन में 115। आफ्टर या बिफोर उसके लिए खाली ध्यान रखना। तो इसलिए देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें यही दिया हुआ है ना कि अमृता और दिव्या पार्टनर्स हैं, उनका कैपिटल रेशियो है 3:2। Amrita is to be paid 8% commission on net profit after deduction of such commission। यहाँ पे दिया हुआ है कि अमृता को 8% कमीशन देनी है आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, उनकी कमीशन कट करने के बाद। तो आफ्टर दिया हुआ है तो इस मेथड से करेंगे ना हम लोग। और इसमें दिया हुआ है कि व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव बाय अमृता इफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 96,876। भाई अमृता को टोटल कितनी अमाउंट मिलेगी, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव बाय अमृता। तो इसका मतलब अमृता को टोटल, अमृता को कमीशन कितना मिलेगा और प्रॉफिट कितना मिलेगा, टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी वो ढूंढना है हमें, कि जिसमें प्रॉफिट दिया हुआ है 96,876। अब यहाँ पे मैं अगर सम करूँ तो देखो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है बिजनेस का, कि प्रॉफिट ऑफ बिजनेस वो दिया हुआ है 96,876 रुपीज। बराबर। इसके ऊपर से हम पहले अगर कमीशन फाइंड करें कि कमीशन ऑफ अमृता, तो उसमें कमीशन 8% कमीशन फाइंड करनी है। तो 96,876 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 108 लिखेंगे। यहाँ खाली चेंज करना है बस, कि अगर आफ्टर दिया हुआ है तो इसका मतलब 8 है तो नीचे 108, अगर बिफोर होता तो अपॉन में 100 ही लिखते, नॉर्मली लिखते हैं हम लोग। बराबर। इतना खाली पॉइंट ध्यान रखो। तो यहाँ पर उसकी कमीशन गिनेंगे 96,876 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 108। आप कैलकुलेटर में ट्राई करो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड, तो अमाउंट मिलेगा 7,176 रुपीज। बराबर। ये उसकी कमीशन हो गई, मतलब जो नेट प्रॉफिट पर से कमीशन ढूंढते हैं वो कमीशन मिल गई ना। अब कमीशन मिल गई तो प्रॉफिट कितना बचा फिर वो अब हम लोग ढूंढें, कि रिमेनिंग प्रॉफिट, कि अब जो है वो रिमेनिंग प्रॉफिट अगर हम लोग फाइंड करें तो रिमेनिंग प्रॉफिट, भाई पहले प्रॉफिट था हमारा 96,876, उसमें से ये कमीशन माइनस कर दो 7,176, तो वो बचेगा हमारा 89,700 रुपीज। कितना बचेगा 89,700। ये रिमेनिंग प्रॉफिट हुआ। बराबर ना, कि भाई प्रॉफिट में से कमीशन, यहाँ पर यही एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखूँ ना तो पहले 96,876 प्रॉफिट था, उसमें से कमीशन कट किया ये, तो हमारा प्रॉफिट बचा 89,700। अब ये प्रॉफिट फिर सभी पार्टनर को बांट देते हैं, जितने भी पार्टनर हो उसको बांट देंगे फिर। बराबर ना। अब देखो यहाँ पर एक जस्ट रीचेक करवा रहा हूँ आप लोगों को, कि देखो जैसे यहाँ पे दिया होता आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, मतलब ये कमीशन ये तो पहले पता नहीं थी, चलो कि उसके बाद जितना प्रॉफिट बचा आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, इसके 8% फाइंड करना था। आपको रीचेक करना हो ना तो ये कमीशन कट करने के बाद जितना प्रॉफिट बचा, अब इसके 8% ढूंढो। कैलकुलेटर से ढूंढ सकते हो ना, 89,700 मल्टीप्लाई 8%। अब इसके 8% ढूंढो, वो आपको यही मिलेगा आंसर 7176। तो इसके 8% ढूंढने थे आफ्टर डिडक्शन तो डायरेक्ट ये मिलता है, लेकिन ये अमाउंट पता ही नहीं थी, तो इसीलिए तो फिर ये 108 वाली मेथड करनी पड़ी ना इसके ऊपर से। नहीं तो अगर ये अमाउंट पता होती तो सीधे ही डायरेक्ट 8% ढूंढ लेते कि नहीं, भले आफ्टर हो तो भी। ठीक है ना, ये तो जस्ट रीचेक हुआ। आप खाली माइंड में ये याद रखना बिफोर और आफ्टर में, आफ्टर हो तो 100+% करने हैं। अब देखो ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 89,700, ये अब दोनों पार्टनर को बांट देंगे ना। और कैसे बांटेंगे, प्रॉफिट कैसे बांटना है वो कुछ क्वेश्चन में मेंशन है नहीं है। तो कल पता है हमने थियरी में पढ़ा था, वो प्रोविजंस में पढ़े थे
कि अगर कुछ मेंशन ना हो ना तो प्रॉफिट हमेशा इक्वली बांटा जाता है। मतलब ये जो 89,700 है ये दोनों पार्टनर को इक्वली मिलेगा। दो पार्टनर है ना, अमृता और दिव्या, तो उन दोनों को इक्वली इक्वली मिलेगा। मतलब यहाँ पर इसी सम को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि अब प्रॉफिट ऑफ अमृता हो जाएगा, कि अब अमृता का प्रॉफिट हो जाएगा 89,700 का आधा अगर हम लोग करें तो वो हो जाएगा 44,850 रुपीज़। कितना हो जाएगा? 44,850, बराबर। तो इतना ही जो है वो उसे भी मिल जाएगा ना, दिव्या को भी, कि प्रॉफिट ऑफ दिव्या, दिव्या का प्रॉफिट कितना होगा वो भी यही होगा 44,850 रुपीज़। ये दोनों का प्रॉफिट हो गया ना, अमृता और दिव्या का प्रॉफिट, बराबर ना। और इसके बाद अब हमें लिखना है कि अमृता को टोटल कितनी अमाउंट मिली। आपके क्वेश्चन में यही मेन पूछा हुआ है कि अमृता को टोटल कितना मिला। भाई अमृता को कमीशन इतनी मिली और प्रॉफिट इतना मिला, तो टोटल अमाउंट उसे कितनी मिली वो हमें लिखना है कि टोटल अमाउंट ऑफ अमृता। अमृता का टोटल अमाउंट अगर आप लिखो तो वो हो जाता है, देखो 7,176, ये उसे मिला कमीशन, और उसके बाद प्लस 44,850 ये मिला उसे प्रॉफिट। तो टोटल अमाउंट उसे मिल गई, कितनी मिली उसे टोटल अमाउंट? तो 52,026 रुपीज़। अमृता को टोटल अमाउंट मिल गई 56,026, बरोबर। समझ आई बात ये कैसे करना है? तो इस सम में जो टॉपिक था, फिर से बोल रहा हूँ हर सम में अलग अलग टॉपिक होगा, तो इस सम में जो टॉपिक था कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, उसमें बिफोर या आफ्टर ये वर्ड खास ध्यान देना, ये एक वर्ड खाली ध्यान देना। अब इसके रिलेटेड भी आपकी टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन 2 है, सेकेंड इलस्ट्रेशन है सेम, खाली उसमें जो है वो नंबर चेंज किए हुए हैं। तो अब सेकेंड इलस्ट्रेशन भी देखो इसकी तरह ही, तो उसके बाद फिर थर्ड वाला सम हम लोग देखें, बरोबर। अब देखो कि जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड वाला क्वेश्चन भी एक्चुअली इसी टॉपिक के ऊपर है, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। कि देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ प्रपोर्शन ऑफ 3:2:4। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में दिया हुआ है। आगे वाले सब में कैसे कैपिटल कैसे बांटना है वो दिया हुआ था, प्रॉफिट लॉस कैसे बांटना है वो नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस आगे वाले सब में इक्वली बांट दिया था। अब इसमें दिया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस 3:4 रेशियो के हिसाब से बांटना है। मैनेजर इज टू बी पेड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज शेयर। अब यहाँ पर मैनेजर को कमीशन देनी है आफ्टर डिडक्शन ऑफ, यहाँ पे भी आफ्टर ही दिया हुआ है। द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत इज 30,000, यहाँ पर अभिजीत का प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000। डिटरमाइन द कमीशन ऑफ मैनेजर, तो हमें मैनेजर की कमीशन ढूंढनी है। अब यहाँ कैसे सिचुएशन दी गई है पहले समझो। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि भाई नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट जितना भी दिया हुआ हो उसके ऊपर पहले कमीशन माइनस करते हैं, जितनी कमीशन हो वो कमीशन माइनस करते हैं। उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट आता है कि भाई इतना प्रॉफिट बचा, वो रिमेनिंग प्रॉफिट आता है, और ये रिमेनिंग प्रॉफिट फिर तीन पार्टनर को यहाँ पर बांटना है, बराबर ना। ये रिमेनिंग प्रॉफिट फिर तीन पार्टनर को बांटा जाता है। यहाँ पर तीन पार्टनर है, विस्मय, अभिजीत और कुणाल। भाई विस्मय, अभिजीत और कुणाल, ये तीन पार्टनर है, बराबर। तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो भी दिया हुआ है 3:2:4। यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है 3:2:4, इस रेशियो को लिखा कैसे जाता है कि भाई ये 3 रेशियो मतलब प्रॉफिट में से थर्ड हिस्सा, थर्ड पार्ट वो विस्मय को मिलेगा, सेकंड पार्ट वो अभिजीत को मिलेगा, और फोर्थ पार्ट वो कुणाल को मिलेगा, है ना। इसलिए 3:2:4 लिखते हैं ना। और इसमें इन तीनों का टोटल कितना होता है, 3, 2 और 4 का टोटल 9। इसीलिए इसलिए भाई विस्मय का प्रॉफिट है ना, तो विस्मय का प्रॉफिट लिखा जाता है 3/9। 3 और अपॉन में टोटल, मतलब 9 में से 3 हिस्से इसको मिलेंगे, बराबर। अभिजीत का लिखा जाता है 2/9, मतलब 9 में से 2 हिस्से इसको मिलेंगे, मतलब टोटल अगर 9 हिस्से का प्रॉफिट हुआ तो 9 में से 2 हिस्से इसको मिलेंगे, बराबर।
और यहाँ पर लिखा जाता है 4/9, मतलब अगर टोटल प्रॉफिट 9 हिस्से का हुआ तो उसमें से 4 हिस्से इसको मिलेंगे, कुणाल को। ऐसे प्रॉफिट बांटा जाता है, बराबर ना। तो यहाँ पर इन तीनों पार्टनर को नहीं, मैनेजर को 10% कमीशन देनी है आफ्टर डिडक्शन। आफ्टर डिडक्शन मतलब ये कमीशन कट करने के बाद इसके ऊपर ना, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर बिफोर डिडक्शन हो तो इसके 10% गिनने हैं, आफ्टर डिडक्शन हो तो मतलब इसके ऊपर से 10% गिनने होते हैं, ऐसा है ना इसमें। और यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना है वो दिया ही नहीं हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है पता है, खाली अभिजीत को कितना प्रॉफिट मिला वो दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत, शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका हिस्सा, कि अभिजीत को यहाँ पर प्रॉफिट है कितना, 30,000 रुपीज। अभिजीत को 30,000 प्रॉफिट है, तो हमें मैनेजर की कमीशन ढूंढनी है। तो ये कैसे ढूंढेंगे, इसका मतलब क्या पता है, पहले क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ था नेट प्रॉफिट, उसके ऊपर से कमीशन ढूंढी थी हमने। अब ये नेट प्रॉफिट नहीं, रिमेनिंग प्रॉफिट भी जो तीनों को बांट देते हैं ना, उन तीनों में से एक का हिस्सा खाली दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या करना होगा हमें कि ये जो अभिजीत का प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 रुपये, तो उसके ऊपर से पहले बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कितना है, वो टोटल प्रॉफिट मतलब कि ये रिमेनिंग प्रॉफिट ढूंढना होगा। यहाँ से ये बांटते हैं ना, तो यहाँ से ये ढूंढना होगा और इसके ऊपर से फिर कमीशन देनी होगी, बरोबर। तो सबसे पहले तो क्या करना है, ये जो प्रॉफिट 30,000 है वो खाली अभिजीत का हिस्सा है, लेकिन पूरे बिजनेस का प्रॉफिट कितना है वो नहीं पता है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढना होगा टोटल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। पहले क्या ढूंढना होगा, टोटल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। तो टोटल प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे, अभिजीत का हिस्सा कितना दिया हुआ है, 30,000 रुपये। और अभिजीत का प्रॉफिट कैसे फाइंड किया ये हमने, मतलब उसका रेशियो क्या है प्रॉफिट का, 2/9। 2/9 है। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट माइंड में रखना, आगे भी बहुत बार आएगा, मैं बार बार ये याद करवाऊंगा, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी टोटल प्रॉफिट ढूंढना हो ना, बिजनेस का टोटल प्रॉफिट फाइंड करना हो ना, तो जो भी रेशियो दिया हुआ हो ना, उस रेशियो का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं उसे, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब अभिजीत का अगर हिस्सा 2/9 है, तो टोटल प्रॉफिट ढूंढने के लिए करेंगे मल्टीप्लाई 9/2। मतलब टोटल प्रॉफिट में से चलो 2 हिस्से इसको मिले, तो टोटल 9 हिस्से कितने हैं वो ढूंढना है। मैंने आपको बताया ना कि टोटल प्रॉफिट अगर 9 हिस्से का हो तो 3 हिस्से इसको मिलेंगे, 2 हिस्से इसको मिलेंगे और 4 हिस्से इसको मिलेंगे। तो इसको 2 हिस्से मिले ना, उसके हिसाब से इसको 30,000 मिले। तो टोटल 9 हिस्से कितने हैं, टोटल प्रॉफिट कितना है वो ढूंढना है। तो टोटल प्रॉफिट ढूंढना हो तो उसको 9/2 कर देते हैं, बराबर ना, उल्टा कर देते हैं उसे। तो मतलब अगर 30,000 मल्टीप्लाई 9/2 कर दें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कुछ 1,35,000 रुपीज़, बराबर। आप भले कैलकुलेटर से ट्राई करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, तो 1,35,000। इसका मतलब जो टोटल प्रॉफिट या कहो यहाँ पर रिमेनिंग प्रॉफिट था ना, वो था 1,35,000 रुपीज़, ये मिला हमें। और इसके ऊपर से मैनेजर को 10% कमीशन देनी है। इसमें दिया हुआ आफ्टर डिडक्शन, तो ये कमीशन कट करने के बाद ही मिला है ना, तो इसके तो डायरेक्ट ही 10% गिन सकते हैं ना, हम उल्टा चल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आफ्टर के लिए वो जो अपॉन में 110 लिखते हैं वो लिखने की ज़रूर नहीं है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान देना बेटा। जो पहले क्वेश्चन था उसमें सीधा चल रहे थे, इसलिए जब आफ्टर था ना, तो आफ्टर के लिए हम लोग अपॉन में 110 लिख रहे थे कि 10/110। लेकिन यहाँ उल्टा चल रहे हैं, इसके ऊपर से ये प्रॉफिट ढूंढा, अब इसके ऊपर से कमीशन देनी है, तो इसमें फिर आफ्टर के लिए अपॉन में 110 नहीं लिखना है, इसमें नॉर्मल अपॉन में 100 लिखना है। मतलब इसके ऊपर से अगर हमें मैनेजर की कमीशन ढूंढनी है ना, कि कमीशन ऑफ मैनेजर, मैनेजर की जो कमीशन ढूंढनी है वो ये 1,35,000 जो प्रॉफिट मिला उसी के ही 10% करेंगे, मतलब 10/100, 110 नहीं, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं हम लोग। तो 10/100 मतलब इसमें अगर ये कट कर दें तो देखो ये 0 0 0 0 कट, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 13,500 रुपीज़।
मैनेजर की कमीशन कितनी हो जाएगी, 13,500 हो जाएगी, बरोबर। देखो सम इतना ही करना है, लेकिन ये जो लॉजिक है वो लॉजिक ध्यान देना। और आखिरी बार बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, हर सम में यही अलग अलग होगा, तो ऐसे समझो हर सम खाली माइंड में याद भी रख लो ना, तो एग्जाम में सेम ही पूछेंगे, खाली नंबर बदला हुआ होगा। इसी के रिलेटेड आप अब एग्जाम्पल 3 भी देखो, उसमें भी यही सेम मेथड है, ठीक है। तो आज जैसे ये 3 सम किए ना, ये सम भी इतना ही था हमारा, तो जैसे ये 3 सम्स किए, ये 3 सम्स अच्छी तरह से फिर से रिवाइज कर लो, एग्जाम्पल इसके देख लो, और इसके रिलेटेड मैंने डिस्क्रिप्शन में क्विज भी रखी है कल की तरह, तो वो क्विज भी कंप्लीट कर लो, तो थोड़ा आपको माइंड में जो है वो क्लियर होगा, बराबर। तो अब उसके बाद के जो आगे के सम्स हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।